हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 एक्सरसाइज नंबर 9.3 कैंट पब्लिशर की सीरीज जो हम कर रहे हैं। हम अब तक 9.2 तक तमाम एक्सरसाइज कर चुके हैं। 9.3 अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जिस तरह हर चैप्टर में होते हैं। तो इसके अंदर मैं हर सवाल को ज़ाहिर है सॉल्व नहीं करूँगा। मैं बात आपको बताता जाऊँगा क्या करना है और सॉल्व करना आप पे होगा। नंबर 1 नंबर 1 है सोलर पैनल विद अ विड्थ ऑफ 1.2 मीटर्स। उसको हमें एक फ्लैट रूफ पर हमने इस तरह से थोड़ा तिरछा करके रखा हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा ऑफ द सोलर पैनल की एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कितना वो उठा हुआ है। तो ज़ाहिर है ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा कि वो कितना उठा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। और अब इधर सवाल के अंदर शायद कुछ वर्डिंग में मसला है क्योंकि वो कहते हैं विड्थ ऑफ द सोलर पैनल 1.2 है। विड्थ तो होती है ये वाली साइड, राइट, सोलर पैनल की विड्थ ही है। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने डायग्राम बनाई है तो उन्होंने विड्थ इसको कह दिया, हालांकि ये सोलर पैनल की विड्थ नहीं है। सोलर पैनल की विड्थ तो ये होगी। बट एनीवेज फिर हम तो डायग्राम को सही समझ लेते हैं क्योंकि डायग्राम ही ठीक लग रही है। सो हमारे पास कुछ इस तरह की एक ट्राइंगल बन रही है जिसके अंदर फोर्स ये वाला एंगल 90 डिग्री से हम वर्टिकल गए एंड देन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल चले गए। तो ये है 1.2 मीटर्स। दिस इज उन्होंने बताया हुआ है 0.4 मीटर्स। ये 90 है, हमने अल्फ़ा निकालना है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस तरह निकालना है क्योंकि ये अब आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको तमाम तरीके पता हैं कि आप किस तरीके से साइन कोसाइन या टैन यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी अक्रॉस अ रिवर। A surveyor measured a distance BC is equal to 354 meters on one side of the river as shown in the following figure. The angles measured were angle B is equal to 112 degrees 10 second 10 minutes and angle C is 15 degrees 20 minutes. Calculate the distance AB. सबसे पहले तो इनको सीधा करके लिखते हैं। BC is 354 meters। मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। सो ये उन्होंने ट्राइंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं इसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आप देखें तो क्लियरली ये तो राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल होता तो इस तरह वर्टिकल आता, लेकिन ये उस तरह जा रहा है। तो ये राइट एंगल तो नहीं है। इसके ऊपर शायद फिर लॉ ऑफ कोसाइंस या फिर लॉ ऑफ साइंस लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं ये वाला जो एंगल है दिस इज 15। सो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ दिस इज ए एंड दिस इज बी, हल्का सा मुझे नज़र आ रहा है, दिस इज सी। तो एंगल सी उन्होंने बताया दैट इज 15 डिग्रीज और 20 मिनट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 डिग्रीज 20 मिनट्स। बेसिकली उन्होंने बस एक स्टाइल से लिखा हुआ है, आपने इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका भी इसका सिखाया था कि आप 15 प्लस आप लोग करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 60 क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स और फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। डिग्री में भी हम ये आम जो क्लॉक पर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। बट एनीवेज मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करता हूँ। कैलकुलेटर से आपने सिंपली ये करना है, आपने 15 लिखना है। उसके बाद 15 लिखने के बाद यहाँ पर कैलकुलेटर पे अक्सर ये एक साइन होता है स्क्वायर रूट के नीचे वाला साइन। जो आम नॉर्मल साइंटिफिक जो कैलकुलेशन पर होता है कि आपको एक सर्कल दिया होता है आगे 4 कॉमा, आगे 3 कॉमे और आम मैथ मोड में आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जब 15 के आगे ये एक स्क्वायर आ जाएगा उसके बाद आपने दोबारा से लिखना है अगला वाला जो मिनट्स में है, दैट इज़ आपके पास है 20। आपने फिर से ये दबाना है तो आपके पास वो उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करके दे देगा मिनट्स और फिर सेकंड्स भी आ जाएंगे। फिर आपने ये एस और उसके बाद एक एरो होती है फिर डी होता है, बेसिकली आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके देता है। आपने इस पर क्लिक करना है तो वो आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा 15.33। सो ये एंगल है हमारे पास 15.33 डिग्रीज। अब उसको आज को आप मैनुअली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। देन एंगल नंबर उन्होंने आपको एंगल बी भी बताया हुआ है, एंगल ए नहीं बताया। एंगल बी है आपके पास क्लियरली 90 नहीं है, उन्होंने बताया दैट इज़ 112 डिग्री से आगे फिर 10 है। मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। सो 112 और फिर 10, दिस इज 112.16 डिग्रीज, 112.167 डिग्रीज। ओके ओके। उसके बाद हमारे पास एंगल नंबर ए उन्होंने हमें नहीं बताया। हम चाहें तो थ्रू 180 इन सबको सम करके 180 आगे हम निकाल सकते हैं, बट उन्होंने हमें करने को क्या कहा है। सो बी सी उन्होंने हमें बताया हुआ है दैट इज़ 354 मीटर्स। इसके अंदर से हमें जो चीज़ फाइंड करनी है दैट इज़ ए बी जो कि डिस्टेंस है अक्रॉस अ रिवर। ज़ाहिर ये रिवर है हमारे पास इधर जैसे उन्होंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, द डिस्टेंस अक्रॉस द रिवर, जो ये खास ये वाली डिस्टेंस है ए बी वाली डिस्टेंस। सो इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे। सो आई थिंक यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ द लॉ ऑफ कोसाइंस। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन से सबसे साइन से निकल आएगा। यहाँ वाला ये वाला एंगल मैं इसको भी एक्स कह रहा हूँ, ये अपने खुद निकालना है। इन सबको सम करके 180 आएगा तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ये वाला एंगल आप निकालेंगे, उसके बाद जब आपको ये वाला एंगल पता होगा तो आप लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल करेंगे कि इसको डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ दिस एंगल
विल बी इक्वल टू दिस, जिसको मैं y कह रहा हूँ, जो कि हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी 354 डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ x, जो कि आपको पता होगा, तो मैं अभी x लिख रहा हूँ, ये आपने खुद निकालना है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15.33। तो x भी आपको पता होगा, सिर्फ y रह जाएगा, y आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे थ्रू नॉर्मल अलजेब्रा। ओके, नेक्स्ट है टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ अ प्रोपोज्ड टनल थ्रू नागा पर्वत, द मेजरमेंट शोन आर टेकन, हाउ लॉन्ग विल द टनल बी। तो एक प्रोपोज्ड यानी कि एक सजेस्टेड टनल है थ्रू नागा पर्वत, उसकी ये खास डायमेंशन है, तो वो टनल कितना लंबा होगा। तो अगर हम लोग इधर देखें तो ये उन्होंने नागा पर्वत बनाने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश, और उसके नीचे उन्होंने एक टनल बनाया है, और फिर वो कहते हैं हाँ लॉन्ग विल द टनल बी। सो क्लियरली टनल तो ये है, इतना लंबा होगा टनल, ये ऊपर वाली लेंथ टनल की ही लग रही है, ये नीचे उनकी कुछ मेजरमेंट्स हैं। तो आपने ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लॉ ऑफ कोसाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं इधर, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन खास मैं कर भी देता हूँ क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइंस है, तो ऑल्दो आप आपको खुद करना आना चाहिए, पहले आप इसको खुद ट्राई करेंगे, बट मैंने अभी तक कोई का क्वेश्चन नहीं किया, तो मैं ये वाला कर देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक्स, राइट, तो मेरे पास एक्स क्या होगा, एक्स का स्क्वायर विल बी 685 मीटर्स और उनका स्क्वायर प्लस 610 मीटर्स और उसका स्क्वायर, और फिर माइनस 2 685, ये आपको आता है इसका पूरा फॉर्मूला, 610 meters cosine, this is the law of cosine, cosine of the angle in between, that is 79 degrees। तो x squared हो गया 685 का squared, that will be 469225 plus 610 का squared, that will be 372100 minus 2 into 685 into 610 8,35700 कोसाइन ऑफ 79 क्या होगा 0.19, सो मल्टीप्लाइड बाय 0.19। सो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, इसके साथ 1 मीटर स्क्वायर होगा, इसके साथ भी 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो हम लोग अब इनको ऐड करते हैं, सो ये हो जाएगा 469225 प्लस 372100 841,325 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 835,700 मल्टीप्लाइड बाय 0.19 माइनस 15873 मीटर स्क्वायर। एक्स विल बी, इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें 841,325 माइनस 15873 825,452 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये हो जाता है हमारे पास रफली 908.54 मीटर्स। सो ये हमारे पास लेंथ होगी ऑफ दैट टनल जो कि इन्होंने गुजारना है थ्रू नागा पर्वत, जिसकी इन्होंने कोशिश करनी है। ओके, हम लोग चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम लोग देख लें कि इसका जो आंसर बुक के एंड में है दैट इज़ 826 मीटर्स, बट ये हमारे दोनों वाले आंसर्स करेक्ट हैं क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों आंसर्स एक ही हैं, बस ये राउंड ऑफ हुए हैं। आप वैसे तो अक्सर बुक के जो एंड में आंसर्स होते हैं उनमें 1-2 का फ़र्क होता है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से होता है। यहाँ पर इतना बड़ा फ़र्क, काफ़ी बड़ा फ़र्क आ रहा है, वो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास काफ़ी बड़े नंबर्स आ गए, तो जितने बड़े नंबर्स होते जाते हैं उतना ही ज़्यादा बड़ा फ़र्क आता जाता है। तो इसको सबसे मिनिमाइज़ करने का जो तरीका है, जो बिल्कुल जो ठीक आंसर आता है जिसके करीब-करीब, वो आंसर बुक वालों का है। हमारा आंसर इससे थोड़ा ख़राब आया है क्योंकि हमने यहाँ पर भी राउंड ऑफ कर लिया इसको, फिर हमने इधर-उधर भी थोड़ा बहुत राउंड ऑफ किया, तो इस वजह से हमारा काफ़ी जो है वो आंसर ठीक नहीं आया। तो इसको मज़ीद थोड़ा-सा अच्छा करने के लिए, वैसे तो ये भी ठीक है क्योंकि प्रोसेस हमारा सारा ठीक है, सारी हमारी चीज़ें हमने पुट की हैं ठीक है, बस ये चूँकि हमने राउंड ऑफ वगैरह किया इतना अच्छा, वो इतना प्रिसाइज़ नहीं हो सका राउंड ऑफ क्योंकि 0.19 तक हम गए, इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो हल्का सा डिफरेंस था, लेकिन वो ज़्यादा डिफरेंस बन गया। लेकिन एनीवेज़ इसको मज़ीद प्रिसाइज़ करने का एक तरीका है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। आप इस सारे को, ये जो हमने सारा था, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख दें, तो फिर आपको कुछ राउंड ऑफ ही नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेटर आपको फाइनल आंसर दे देगा और फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो
तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें आप तमाम स्टेप्स नहीं होंगे लेकिन इससे आपका काफ़ी प्रिसाइज़ आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इधर देखें तो हमने जिस चीज़ को मेन राउंड ऑफ किया है वो हमारे पास कोसाइन ऑफ 79 था। तो एक और तरीका मैं ये कर सकता हूँ कि कोसाइन ऑफ 79 को मैं थोड़ा ज़्यादा राउंड ऑफ ना करूँ। तो कोसाइन ऑफ 79 को मैं जाऊँ तो दिस इज़ 0.1908। तो ये मैं इसको थोड़ा मज़ीद प्रिसाइज़ करके लिख दूँ 0808। अगर मैं इतना लिख दूँ तो फिर मेरा आंसर काफ़ी हद तक ठीक आ जाएगा। तो मैं दोबारा से करता हूँ 835700 मल्टीप्लाइड बाय 0.190808। तो अब मैं करता हूँ तो अब मेरे पास आता है 159। तो एक पूरा 100 का फ़र्क पड़ गया है। 159। ओके, शायद इधर मुझसे मिस्टेक हुई है। ओके, एक मिनट, क्योंकि मैंने अब जो आंसर निकाला है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दिस इज़ 158। ओके, सो ये मुझसे मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर दैट। दिस इज़ 783 मीटर्स। ओके, इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। हालाँकि इतना बड़ा डिफरेंस अभी भी हल्का-फुल्का डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने फिर भी राउंड ऑफ किया है, लेकिन मैंने अभी देखा है कि हमने इतना ज़्यादा राउंड ऑफ किया ही नहीं था। ये 08 था, तो 0 ऑलरेडी हमने ठीक राउंड ऑफ किया हुआ था। तो ये मेरी मिस्टेक थी, सॉरी। इसको हम एक बार दोबारा से कर लेते हैं। 841 325 माइनस 158 783, दिस विल बी 6, राइट? 68252। ओके, सो अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं विच इज़ 826। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। मुझे लगा कि मेरी राउंडिंग ऑफ में मसला है, लेकिन मैंने अभी भी देखा कि राउंडिंग ऑफ तो मेरी काफ़ी ठीक हुई है, 08 ही है। तो फिर मुझे शक हुआ कि लास्ट में मैंने यहाँ पर कोई गलती की है। बट एनीवेज हमारा आंसर 908 नहीं 826 मीटर्स है, जो मुझे क्रॉस वेरीफाई से पता चल गया। ओके, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को, इन अ लैंड सर्वे 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। तो एक लैंड सर्वे में जो भी है एप्लीकेशंस की बात करें, है ना, तो एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करते हैं। सो ये फॉर एग्जांपल मैं पर से ट्रायंगल बना रहा हूँ एक्स वाई जी। उन्होंने कहा है पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इज़ 250 मीटर्स। तो एक्स वाई इज़ 250 मीटर्स। पॉइंट वाई टू पॉइंट जी इज़ 300 meters. So this is 300 meters. Point x to point z to point x is 350 meters. ओके, हमारे सामने तमाम डिस्टेंस दी गई हुई हैं, तो मैंने ज़ाहिर है एक करेक्ट नहीं ड्रॉ किया। एंगल्स एट ईच पॉइंट ऑफ द एंगल, हर पॉइंट पर हमें एंगल्स करने हैं। ये मैं आपको नहीं बताने वाला किस तरह से आपने नहीं करना है, क्योंकि ये अब आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आप किसी भी सूरत पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तमाम अनसीड क्वेश्चन आते हैं। सो ये तो बहुत सिंपल, हमने एक लॉ लगाना है, उससे हम ईजिली तमाम एंगल्स निकाल सकते हैं। सो ये मैं अब आपको छोड़ूंगा। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स द ट्री ग्रू सो दैट इट इज leaning 4 degrees from the vertical at a point 35 meters from the tree. The angle of elevation to the top of the tree is 26 degrees. Find the height of the tree. तो वो कहते हैं कि विंड्स की वजह से एक जो विंड्स चलती रहती थी तो ट्री तो टेढ़ा ग्रू हुआ है। वो इस तरह से ग्रू किया है कि वो अगर ये हमारे पास वर्टिकल है, यानी ये बिल्कुल सीधी लाइन है 90 डिग्रीज की, तो ट्री थोड़ा सा इस तरह लीन कर रहा है, राइट? इस तरीके से वो 4 डिग्रीज लीन कर रहा है। अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो इस तरफ लीन करना है या उस तरफ लीन करना है, बट एनीवेज मेरे ख्याल में वो इतना मैटर नहीं करता। मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। इस तरफ करूँगा तो मुझे इधर से देखना पड़ जाना, मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो इस तरह, तो वो इस तरह टेढ़ा हुआ है या उस तरह टेढ़ा हुआ है, बट टेढ़ा हो गया और अब वो 4 डिग्रीज पर वर्टिकल से लीन करता है। एट अ पॉइंट 30 मीटर 5 मीटर्स फ्रॉम द ट्री। तो इस ट्री से अगर हम लोग थोड़े से डिस्टेंस पे चले जाएँ, इसके बॉटम से 35 मीटर्स तक, और उस तरफ से जिस तरफ से ये लीन कर रहा है, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 23 डिग्रीज। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन देखें ट्री के टॉप तक, दैट इज 23 डिग्रीज। तो अगर मैं इधर खड़ा होता हूँ और मैं ट्री के टॉप तक देखता हूँ, तो मुझे ट्री के टॉप तक देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। तो मैं मेरी जो एक किस्म की आंखों की साइड होगी वो ये होगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होता है। ओके, ये आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज 23 डिग्रीज, राइट? और ये 4 डिग्रीज है, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं 90 माइनस 4 करके। तो दो एंगल्स आ जाएंगे, एक लेंथ होगी। बस हम लोग यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ साइंस। कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट फाइंड करना है, तो हमने इस लेंथ को फाइंड करना है, जो ट्री की ये वाली लेंथ होगी। तो फिर हम लोग अपना जो है वो निकाल पाएंगे, अपना अपनी हाइट जो है वो निकाल पाएंगे ट्री की। अब एक आप ये वाला सिनेरियो हो सकता है, मे बी एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, राइट? ये उन्होंने उनको बताना चाहिए था। तो अगर तो ट्री इस तरह से लीन कर रहा है, उस तरफ 4 डिग्रीज़ लीन कर रहा है, और फिर भी आप देखेंगे तो एक तरफ से ही देख रहे हैं, और फिर इधर से अगर आप लोग 23 डिग्रीज़ देखते हैं, तो क्लियरली ये वाली जो अब लेंथ है, ये वाली जो आपके पास लेंथ है, तो ये लेंथ ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी क्योंकि ये उस तरफ है, राइट? तो ये तो आप खुद सोच सकते हैं, इसका एंगल वगैरह सब कुछ डिफरेंट है।
तो एनीवेज़ अब ये मैटर करता है कि उन्होंने इसको किस तरफ लीन करने को कहा था। फिर ये हमारे पास जब 23 डिग्रीज़ होगा, ये तो 23 ही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, बट फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये तो 35 मीटर्स ही है, बट सिंस ये वाला एंगल इस तरह से चेंज हो गया है, तो अब ये वाला जब आप एंगल निकालेंगे, तो ये वाला एंगल अब आप सिंपली किस तरह से निकालेंगे? ये वाला जो एंगल आपके पास होगा, ये आपके पास 90 + 4 होगा, पहले 90 - 4 था ये वाला एंगल। 23 तो ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल आपने ये फुल 90 है, तो 90 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो है ये वाला 90 था, तो 90 + 4 करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आएगा, राइट? और ये वाला एंगल भी आप फिर फाइंड आउट कर सकेंगे। ये जो मैंने ये एंगल ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल है। इसको आपने उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको थोड़ा-सा क्लीन करके ड्रॉ करता हूँ। ये एंगल ये वाला एंगल है, फिर इधर एक और एंगल होगा इस तरह से, जो कि आप ऑफ कोर्स अपना जो है वो लॉ लगाकर फाइंड आउट कर सकेंगे। इधर ये छोटा वाला 4 डिग्री से। बट एनीवेज़ अगर आप खड़े यहाँ हैं, ऑब्ज़र्वर की जब वो तरफ होगा टुवर्ड्स द ऑब्ज़र्वर, जो उन्होंने नहीं बताया, तो हाइट कुछ और होगी। जब वो अवे होगा, तो हाइट कुछ और होगी। तो बेहतर है आप दोनों कर दें। आप एक बार करें टुवर्ड्स, एक बार करें अवे, एंड में यहाँ से लिख दें, व्हेन द ट्री विल बी टुवर्ड्स द ऑब्ज़र्वर, लीन टुवर्ड्स द ऑब्ज़र्वर, देन द हाइट विल बी दिस, व्हेन इट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्ज़र्वर, हाइट विल बी दिस, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, एनीवेज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 foot vertical tower is to be created on the side of a hill that makes a 6 degrees angle with the horizontal. Find the length of each of the two guy wires that will be anchored 75 feet uphill and downhill from the base of the tower. ये उन्होंने टावर खड़ा करना है और एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं, एक स्लोपी जगह है। और जो हिल एक अगर उसका हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया जाए तो एंगल बनाएगा दैट विल बी 6 डिग्रीज। मीन्स ये वाला जो एंगल है, अगर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया जाए तो उसके साथ ये हिल जो एंगल बना रहा है दैट इज ऑफ कोर्स 6 डिग्रीज। वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू गाय वायर्स दैट आर टू बी एंकर्ड 75 फीट अप हिल एंड डाउन हिल फ्रॉम द हिल। एक जो है आपके पास 2 वायर्स उन्होंने अटैच करनी है। एक वायर उन्होंने आपके पास अपहिल अटैच करनी है, यानी इस तरफ अटैच करनी है, तो ये फोर्स छोटी हो गई। और एक वायर उन्होंने सेम 75 फीट की डिस्टेंस पर दूसरी तरफ अटैच करनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये एग्जैक्टली सीधी लाइन नहीं है। ओके, तो इन दोनों की हमें लेंथ फाइंड करनी है, इसकी भी और इसकी भी। पहले हम लोग इसकी फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो अपहिल है, अगर हम लोग इसका एक ट्राइंगल बनाएं, राइट, तो ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल मैं इसको सीधा करके बनाऊंगा। तो ये वाला तो आपके पास 90 डिग्रीज़ का एंगल है, क्योंकि क्लियरली आपने जो बल्कि ये 90 डिग्रीज़ का एंगल नहीं होगा। तो ये 90 डिग्रीज़ का एंगल तब होता है जब ये एग्जैक्टली सीधी होती। तो और यहाँ पे टॉवर भी इसके साथ टेढ़ा बनाएगा। तो डायग्राम में तो ऐसा लग रहा है कि टॉवर उन्होंने टेढ़ा नहीं बनाया, सो ये क्लियरली 90 डिग्रीज़ का एंगल नहीं होगा। टॉवर उन्होंने बनाया है इस हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंगली। ओके, सो टॉवर इस हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाता है। बट सिंस ये जो आपके पास हिल है, ये 6 डिग्रीज़ एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाला एंगल आपका 6 डिग्रीज़ है, तो ये वाला जो एंगल है दिस विल बी 90 - 6 डिग्रीज़, राइट? ये वाला एंगल आपके पास हो जाएगा 84 डिग्रीज़। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है मैंने किस तरह से किया है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल था, इसके साथ आपके पास टावर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्रीज़ बना रहा था, लेकिन चूँकि ये हिल थोड़ा-सा अब अप हिल ये ऊपर की तरफ टिल्टेड होगा, ज़ाहिर है, तो फिर ये 84 डिग्रीज़ बनाता है 90 - 4 का। आपने ये वाली लेंथ निकालनी है, मैं इसको एक्स कह देता हूँ, सो दिस इज़ 84 डिग्रीज़। ये आपका एक ऐसा ट्रायंगल, दिस इज़ 84 डिग्रीज़। एक्स जो कि आपने निकालना है फॉर अपहिल, 2 हाइट्स निकलेंगी एक अपहिल के लिए। ये वाली जो 75 फीट है और जो टावर की लेंथ है उन्होंने बताया हुआ है दैट इज़ 100 फीट। तो ये आपका फीट में ही निकलेंगी। तो मैं नहीं बताने वाला आपने कौन-सा लॉ यूज़ करना है, ये आपका काम है, बट दिस इज़ वेरी ईज़ी क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये इस ट्रायंगल को इसके लिए सॉल्व करना बहुत ईज़ी है। नेक्स्ट है ये वाला। अब ये वाला ट्रायंगल बनना है, इसके अंदर ये वाला एंगल कितना होगा? सो इधर तो 90 था, इधर हॉरिजॉन्टल तक 90 था, बट सिंस दिस इज़ डाउनहिल, ये वाला डाउन है और ये वाला अप है, तो इधर ये हिल जो है ये 6 डिग्रीज़ नीचे है हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाला जो ओवरऑल एंगल होगा ये 96 डिग्रीज़ होगा, 90 + 6, राइट? तो ये वाला एंगल आपका 96 डिग्रीज़ है उसके उलट, एंड ये वाली हाइट ऑफ कोर्स अब बड़ी होगी। अब वाली जो केबल की लेंथ है वो बड़ी होगी, क्योंकि अब ये थोड़ा-सा ज़्यादा इसको डिस्टेंस तय करनी पड़ गई है। एक्स हाइट तो हमेशा टावर की सेम ही रहेगी और फिर ये डिस्टेंस भी सेम है 75 फीट। तो कैलकुलेट करें, अब मैं नहीं बताने वाला। नेक्स्ट है आपके पास टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एयरक्राफ्ट this is a tracking station. Continuously determines the distance to each aircraft and the angle A between them determine the distance A between the planes when this is this. तो again एक ट्रायंगल बन रहा है, उन्होंने आपको ड्रॉ करके भी दिया हुआ है। इस तरीके से आपको ट्रायंगल बन रहा है उन्होंने, ये दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। वो आपको कहते हैं द डिस्टेंस A बिटवीन द प्लेन्स, ये आपने डिटरमाइन करनी है, ये आपने निकालना है B और C प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस A। When angle A is 42 degrees, when B is 35 miles, this is B, this is 35 miles, this is miles not meters. C is 20 miles.
यस, सो यहीं उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपने कैलकुलेट करना है, ये बहुत सिंपल है। ओके, अब आपको अगर आपने पिछले एक्सरसाइज को फॉलो किया है तो अब आपको ये आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपको वीडियोस दोबारा देखनी पड़ेंगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फर हिट्स अ टी शॉट दैट लैंड इन। अच्छा, तो ये उन्होंने आपको सामान डिटेल्स दी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, बट मेन ट्रायंगल आपको ये है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। ये है 150 यार्ड, 350 यार्ड, और आपने हाउ फार इज द बॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रीन। तो ये बॉल है, ये सेंटर ऑफ ग्रीन है, तो ये आपने डिस्टेंस निकालनी है। उन्होंने उसको डैश भी किया हुआ है। कैसे है, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं थ्रू अ लॉ, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ अ लेक, अ सर्वेयर मेजर्स द पेरीमीटर एज इलस्ट्रेटेड by applying these measurements, what is the area of the lake? Use the law of cosine and the three triangles shown and then। अच्छा, उसने ये एक लेक वगैरह ली है, ये जो भी उसकी ये ट्रायंगल्स बनते हैं 3, और उसने ना उसका पेरीमीटर निकाल लिया है। तो पेरीमीटर उसने निकाला है, तो उसने उसको डिवाइड कर, ये 80 फीट है, ये 35 फीट, ये 40, ये 45, ये 20। तो उसने बाहर वाली तमाम मेजरमेंट्स निकालनी है पेरीमीटर, लेकिन उसने अब इसके अंदर का एरिया निकालना है। अब इस ऐसी एक शेप पर, ये जो बड़ी शेप बनी है, ऐसी एक शेप पर वो बेचारा कौन सा एरिया का फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि ऐसी शेप का कोई एरिया का फार्मूला नहीं होता। तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू सेगमेंट्स, और फिर ट्रायंगल के एरिया के फार्मूलाज होते हैं। तो फिर आप ट्रायंगल के एरिया के फार्मूलाज निकालें, आपने इसको डिवाइड किया होगा, सबको ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला वाला ट्रायंगल, इसका आप लोग एरिया निकालें, तो आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और बीच में एक एंगल दिया हुआ है हाफ BC। आपको मैंने फार्मूला बताया था, जब दो साइड्स हो, बीच में एक एंगल हो, तो उसको किस तरह से आप निकाल सकते थे। आपके पास फार्मूला था हाफ BC, एंड ये अगर आप इसको मतलब AB भी कह सकते हैं, तो कुछ भी है AB, एंड द एंगल इन बिटवीन दैट इज 15, उसका साइन, तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, देन है आपके पास ये वाला, तो इसके अंदर आप आपको उन्होंने वैसे हिंट भी दी हुई है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। लॉ ऑफ कोसाइन आपने इनकी हाइट्स निकालने के लिए यूज़ करना है, डिस्टेंसेस। ये वाली आप डिस्टेंस निकाल लेंगे थ्रू लॉ ऑफ कोसाइंस, इस ट्रायंगल के थ्रू। मैं नहीं बताने वाला कैसे, बट अब आपके पास जो है वो 2 डिस्टेंसेस आ जाएंगी। उसके बाद इधर से आप लोग ये वाला एंगल भी निकाल पाएंगे। 180 में से ये माइनस कर देंगे, तो ये वाला आपके पास एंगल आ जाएगा। फिर अगेन आप लोग लॉ ऑफ कोसाइन निकालेंगे और आप ये तीसरी साइड पे निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल के आपके पास तीनों साइड्स आ गई। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं उस पर आप लगाते हैं हेरॉन्स फार्मूला, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फार्मूला। इन सबसे एक ही आता है, इन डिफरेंट कंडीशन में यूज़ होती हैं। तो ये भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। ओके, देन फाइनली इस वाले एंगल में अगेन आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये वाला फार्मूला इजीली आपको यूज़ होगा। तीसरा फार्मूला भी होता है, दिया गया होता है आपके पास सिर्फ एक साइड हो लेकिन 2 एंगल्स हों, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, 2 एंगल्स हों तो उससे आप तीसरा निकाल लेंगे। तो कोई सी एक साइड आपके पास मौजूद है, वो इस कंडीशन में तो नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक साइड मौजूद है तो आपने उसका स्क्वायर करना है। साइन ऑफ बी डॉट साइन ऑफ सी, यानी उन दोनों एंगल के हमने साइन लेने हैं जो इसके सामने नहीं है, एंड देन डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ ए जो इसके सामने है। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर इतना मौजूद नहीं होता। ये अब तब है जब आपके पास एक साइड है और तीनों एंगल्स मौजूद हैं, या 2 एंगल्स मौजूद हैं, तो उससे तीसरा आप खुद निकाल लेंगे 180 से सब्ट्रैक्ट करके। ओके, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, अ पेंटर नीड्स टू कवर अ ट्रायंगुलर एरिया विद साइड लेंथ ऑफ 75 मीटर्स। तो ये एक ट्रायंगुलर एरिया है आपके पास, अ, ये है आपके पास आपका ट्रायंगल। इसके अंदर साइड लेंथ, एक साइड है आपके पास 75 मीटर्स, एक है 68 मीटर्स, एक है 85 मीटर्स। ईच कैन ऑफ पेंट, आपके पास अब पेंट की कैन्स हैं, यानी ये पेंट है तो इसके अंदर कैन्स के अंदर स्टोर किया हुआ है, कवर 75 स्क्वायर मीटर्स। तो हर कैन जो है वो 75 स्क्वायर मीटर्स को पेंट कर सकती है, यानी इतने एरिया को वो पेंट कर सकती है। हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर दिस एरिया। इस पूरे अगर हमने ट्रायंगल को एरिया को हमें पेंट करना है तो हमें कितनी कैन्स की ज़रूरत होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल डिवीजन है। तो आपने सबसे पहले इधर इसका एरिया निकालें, सबसे पहले इसका एरिया का थ्रू हेरोन्स फार्मूला, वो आपके पास आ गया। तो अब वो जितना एरिया है उसको आपने डिवाइड कर देना है विथ 75, क्योंकि अगर एक कैन के लिए 75 है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया आ रहा है, तो आप उसको डिवाइड कर दें विथ 75 के, कितने 75 के कैन्स जो हैं वो उसके अंदर फिट आ सकती हैं। तो वो आपके पास आंसर होगा कि हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट आर नीडेड। तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अ ज़िप लाइन इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ वैली इन द हुंजा वैली रीजन ऑफ पाकिस्तान एज़ शोन इन द फिगर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द वैली। तो ये भी उन्होंने कुछ एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपने फाइंड आउट करना है विड्थ। ओके, सो दिस इज योर ट्रायंगल, जिसके अंदर से आपने ये विड्थ फाइंड करनी है, दिस इज 102। सो ये आप कर सकते हैं थ्रू लॉ, बता देता हूँ नाम, दिस लॉ ऑफ कोसाइंस। ओके, सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसके बाद हम लोग करेंगे रिव्यू और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।